हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टडीज में चैप्टर नंबर 7 जावा बेसिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से पार्ट 1 हमने पहले देख लिया है। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू का सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू बिल्ड एक्सप्रेशंस। अगर कोई भी एक्सप्रेशन क्रिएट करना हो तो हम वो एक्सप्रेशन ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जावा सपोर्ट्स मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड बिलो गिवन आर सम ऑफ देम। जावा में काफी सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, उसमें से हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो चलिए हर एक ऑपरेटर के बारे में हम डिटेल के अंदर देखें। तो सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इन जावा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन यानी कि प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज हम कर सकते हैं। ऑल these operators are binary and they take two operands। और यहाँ पे उसको दो ऑपरेंड्स दिए जाएंगे, यानी कि x या फिर y, दोनों ऑपरेंड्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। Operators plus and minus can be used as unary, that means taking only one operand also। तो जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है वो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे उसको एक ऑपरेंड के साथ भी इसको यूज हम कर सकते हैं। All operators can be applied on any type of numeric data, that is byte, short, integer, long, float और डबल। तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑपरेटर्स है वो सारे ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा के ऊपर अप्लाई करा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो यहाँ पे है, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। तो एक्सेट्रा डेटा टाइप के ऊपर हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज हम कर सकते हैं। With char type of data, its Unicode code number is considered as its value when it is used with an arithmetic operator। अगर हम कोई भी arithmetic operator को char data type के अंदर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे char data type के अंदर यूनिकोड सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे जो भी नंबर असाइन होगा उस नंबर के थ्रू यहाँ पे arithmetic operator से वो यूज हम कर सकते हैं। Data type of the result after binary arithmetic operation। So when both operands are of some data type, the data type of the result is same as the type of operand। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर दोनों ऑपरेंड सेम डेटा टाइप के हैं, यानी कि x का डेटा टाइप सेम है, y का डेटा टाइप भी सेम है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी उसी डेटा टाइप के अंदर हमें मिलेगा। यानी कि बोथ दी ऑपरेंड्स आर इंटीजर, तो रिजल्ट भी हमें वहां पे इंटीजर ही मिलेगा। तो नेक्स्ट देखें तो इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर, रिजल्ट इज एन इंटीजर, एंड इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर फ्लोट, रिजल्ट इज फ्लोट। तो यहाँ पे अगर दोनों ऑपरेंड फ्लोट वैल्यू में आएगा तो रिजल्ट भी हमें वहां पे फ्लोट वैल्यू के अंदर ही मिलेगा। व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर रेंज डेटा टाइप इज implicitly converted to higher data type to have the same type of operand, and this type of conversions is also known as प्रमोशन। तो अगर हम दोनों ऑपरेंड अलग अलग डेटा टाइप के अगर हम लेते हैं, तो सबसे पहले जो भी लोअर रेंज वाला डेटा टाइप होगा उसको हम यहाँ पे हायर डेटा टाइप के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, ताकि दोनों डेटा टाइप वहां पे सेम हो जाए। तो ये वाली जो प्रोसेस हम करेंगे उसको हम यहाँ पे प्रमोशन के नाम से जानेंगे, यानी कि लोअर लेवल से यहाँ पे उस डेटा टाइप को हम यहाँ पे हायर लेवल पे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे याद रखने के पॉइंट यहाँ पे है कि विथ मॉड्यूलस ऑपरेटर, इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज नेगेटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पहला ऑपरेंड हमारा नेगेटिव रहेगा, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑपरेटर प्लस कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्केट अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है, तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉन्केट मीन्स दो अलग अलग स्ट्रिंग को या फिर दो वर्ड को यहाँ पे हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि एक ही वर्ड के अंदर या फिर एक ही सेंटेंस के अंदर हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली। प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट एंड द माइनस माइनस इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। Operator plus plus adds 1 to a variable and minus minus subtract 1 from the variable। तो जो प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो कोई भी वेरिएबल के साथ अगर यूज होता है तो उस वेरिएबल की वैल्यूज के अंदर एक ऐड करेगा, और सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो वो उसी वेरिएबल में से एक क्या करेगा, माइनस करेगा। These operators can be used on variables belonging to any of the integer types and also on variables of the type char। तो हम यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप के साथ हम यहाँ पे जो भी इंटीजर वैल्यूज को सपोर्ट करता है उसके साथ हम उसको यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर कैर डेटा टाइप के अंदर यूज करना है तो हम वहां पे भी उसको यूज कर सकते हैं। If x is an integer variable, we can use x plus plus या फिर plus plus x या x minus minus या फिर minus minus x as a expressions और as part of a larger expressions। तो यहाँ पे यह छोटे छोटे एक्सप्रेशन क्रिएट करने हो तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लार्ज एक्सप्रेशन क्रिएट करना हो तो भी हम यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके भी लार्ज एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। When plus plus or minus minus operator is used after variable name, it is known as a post increment or post decrement operator। तो हम यहाँ पे अगर प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किसी भी वेरिएबल के नाम के पीछे करते हैं तो हम यहाँ पे उसको पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट के नाम से हम यहाँ पे जानेंगे। The old value of variable is used while evaluating the expression and then after value of variable is incremented or decremented। तो यहाँ पे जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस फिर होगा तो उसके अंदर जो भी उस वेरिएबल की पुरानी वैल्यू होगी वो पुरानी वैल्यू से वो एक्सप्रेशन पहले सॉल्व कर देंगे, और देन आफ्टर पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया होगा उस वेरिएबल की वैल्यू में फिर हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो समझे एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल लेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस x प्लस प्लस। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसका एक्सप्रेशन हमें दे दिया है 4 प्लस x प्लस प्लस, और हमारे पास x की वैल्यू भी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, यानी कि 4 प्लस x की वैल्यू हमें 3 मिली है तो हम यहाँ पे करेंगे 3 और प्लस प्लस। तो जैसे कि हमने अभी आगे देखा कि प्लस प्लस यानी कि हमारा ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, यानी कि सबसे पहले वेरिएबल की जो पुरानी वैल्यू होगी उसको लेकर हम यहाँ पे इवेल्युएट कर लेंगे, देन आफ्टर x की वैल्यू में क्या कर देंगे, हम एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवोल्यूशन x की वैल्यू में प्लस 1 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है और प्लस प्लस का यूज किया है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एक ऐड करना होगा। तो 3 प्लस 1 तो x की नई वैल्यू हमें वहां पे फिर मिलेगी 4। तो एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 4 एंड y विल बी 7। When plus plus or minus minus operator is used before variable name, it is known as pre-increment or pre-decrement operator। अगर हमने प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर को कोई भी वेरिएबल के नाम के आगे हमने यूज किया है तो उसको हम यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो प्री इंक्रीमेंट के नाम से जानेंगे, और माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज किया होगा तो हम यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट के नाम से जानेंगे। हियर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज incremented or decremented first and then this new value is used in a expressions। तो यहाँ पे इवोल्यूशन करते समय जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो सबसे पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रिस्पेक्टिंग जो भी ऑपरेटर हमने यूज किया होगा उसके मुताबिक वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे, एंड देन आफ्टर वेरिएबल की जो नई वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे हम एक्सप्रेशन के अंदर यूज करेंगे। तो चलिए उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझे। तो फॉर एग्जाम्पल इन स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस 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 x, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे दी 3 एंड यहाँ पे y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसके अंदर एक्सप्रेशन हमें दिया है 4 प्लस 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 x। तो यहाँ पे हमने x का आगे हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है क्योंकि वेरिएबल के नाम के आगे प्लस प्लस है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले x की पुरानी वैल्यू के अंदर हमें एक ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3+1। तो जब भी हम इवोल्यूशन करेंगे 4 प्लस 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 x का, तो हम x की नई वैल्यू लेंगे जो हमारे पास होगी 4, क्योंकि x की पुरानी वैल्यू 3+1 हम वहां पे ऐड करेंगे, तो वहां पे नई वैल्यू एक्सप्रेशन में आएगी 4। तो 4+4 = 8 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी 8, एंड x की वैल्यू तो हमें नई मिली ही थी पहले ही 4, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे x की नई वैल्यू 4। तो एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 4 एंड द y विल बी 8। और यही सेम चीज हम यहाँ पे माइनस माइनस ऑपरेटर के साथ भी कर सकती है, जैसे हमने दो एग्जांपल देखे, तो वहां पे प्लस प्लस की जगह पर माइनस माइनस कर दो, प्लस प्लस में एक ऐड किया था, वहां पे क्या करना है, एक बाद माइनस करना है, यानी कि आप यहाँ पे उसको 1 डिक्रीमेंट कर सकते हो, तो वो हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज। नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज अ रिलेशनल ऑपरेटर्स। द कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावा आर इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क इज इक्वल टू, दैट मींस नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। द मीनिंग ऑफ दिस ऑपरेंड्स आर, तो यहाँ पे हम वेरिएबल के साथ हम देखें कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल को या फिर दो ऑपरेंड्स को कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है वो चेक कराना हो, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू हम करा सकते हैं। जैसे कि टेबल के अंदर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम ऑपरेंड्स के साथ हमने यूज किया है कंपैरिजंस, बताइए कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कैसी कंपैरिजन है। तो सबसे पहला है a इज इक्वल टू b, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपेयर करना है इक्वल टू है या नहीं। अगर सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे तो वो वैल्यू को असाइन कर लेगा, इसके लिए हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। मगर जावा के अंदर हम यहाँ पे इक्वल बताने के लिए यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज करेंगे, यानी कि इज इक्वल टू साइन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा इज ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों सेम है या नहीं है, ए की वैल्यू बी से सेम है या नहीं, वैसा वाला मीनिंग होगा। फिर a इज नॉट इक्वल टू b, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क और इज इक्वल टू का यूज, दैट मींस इज नॉट इक्वल टू। तो इज a नॉट इक्वल टू b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन और इक्वल टू b, और इज a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो हम इसी तरह से दो ऑपरेंड को कंपैरिजन यहाँ पे हम करा सकते हैं। These operators can be used to compare values of any of the numeric type as well as of char type। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर भी उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, और या फिर हम char डेटा टाइप के अंदर भी उसको कंपैरिजन करनी हो तो हम करा सकते हैं। After applying comparison operators, the result of expression is boolean, either true or false। तो कंपैरिजन कराने के बाद हमें रिजल्ट यहाँ पे boolean फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, डेट इज ट्रू या फिर फॉल्स, क्योंकि बुलियन में दो ही वैल्यू अवेलेबल है, ट्रू और फॉल्स। दोनों में से कोई भी एक हमें वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर हमें ट्रू मिलेगा, और कंडीशन इज रॉन्ग देन द आंसर इज फॉल्स। सो सच एक्सप्रेशंस आर आल्सो कॉल्ड बुलियन वैल्यू एक्सप्रेशंस। तो जिस एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमें बुलियन के अंदर मिल रही है, बुलियन वैल्यू में मिल रही है, तो उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। Usually relational operators are used in if statement and loops। तो जनरली हम यहाँ पे जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है उसका यूज हम यहाँ पे if स्टेटमेंट के अंदर या फिर लूप्स के अंदर हम कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी इसी वीडियो में लेटर ऑन आगे देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो बुलियन ऑपरेटर्स एज दे ऑपरेट ऑन बुलियन ऑपरेंड। तो यहाँ पे बुलियन ऑपरेंड्स के ऊपर हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। इन जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और एक्सॉर एंड नॉट आर परफॉर्म यूजिंग ऑपरेटर्स डबल एंड, यानी कि एंड। फिर एक्सॉर के लिए यहाँ पे आपको कैप सिंबल का यूज किया गया है, एंड नॉट के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज हम करेंगे। बुलियन ऑपरेटर्स एंड इज यूज्ड टू कंबाइन वैल्यूज फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे बुलियन ऑपरेटर्स डबल एंड सिंबल का यूज कर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ए एंड बी इज ट्रू ओनली इफ बोथ द ऑपरेंड्स ए एंड बी आर ट्रू। तो यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू तभी मिलेगा जब भी दोनों, यानी कि ए एंड बी दोनों ऑपरेंड यहाँ पे
ट्रू होंगे तभी जाकर आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो वहां पे रिजल्ट आपको फॉल्स मिल जाएगा। For example, x is equal to 0 and y is equal to 0 is true if and only if both x is equal to 0 and y is equal to 0। तो इसका रिजल्ट हमें ट्रू तभी मिलेगा जब भी x की वैल्यू 0 होगी एंड y की वैल्यू भी 0 होगी। बुलियन ऑपरेटर्स फॉर लॉजिकल और इज, उसको यहाँ पे पाइपलाइन सिंबल यानी कि टू वर्टिकल लाइन कैरेक्टर के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको हम यहाँ पे पाइपलाइन सिंबल भी कह सकते हैं। एक्सप्रेशंस ए और बी इज ट्रू इफ आइदर ए इज ट्रू और बी इज ट्रू और इफ बोथ आर ट्रू। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू होगा तो भी हमें वो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज दोनों ऑपरेंड्स भी अगर ट्रू होंगे तो भी हमें वो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। द रिजल्ट इज फॉल्स ओनली इफ बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट फॉल्स तभी मिलेगा जब दोनों ऑपरेंड्स यहाँ पे फॉल्स होंगे। बुलियन ऑपरेटर्स फॉर लॉजिकल नॉट इज डिनोटेड बाय एक्सप्लेनेशन मार्क एंड इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। तो एक्सप्लेनेशन मार्क को हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर्स के नाम से जानेंगे एंड इट रिजल्ट्स इन कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट। तो यहाँ पे उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट में कन्वर्ट करके वो रिजल्ट हमें देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ द ऑपरेंड इज ट्रू रिजल्ट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो हमारा जो भी एक ऑपरेंड होगा वो ऑपरेंड यहाँ पे अगर ट्रू रिजल्ट वो फॉलो करता है या फिर वो सही है तो हमें यहाँ पे उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा यानी कि उसका उल्टा फॉल्स। और अगर हमारा ऑपरेंड फॉल्स है तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। देयर इज अ ऑपरेटर कैप सिंबल यानी कि XOR is to perform logical XOR यानी कि exclusive OR। It returns true only if its operand are different यानी कि one true and one false and false otherwise। तो यहाँ पे वो रिजल्ट ट्रू कभी देगा कि जब भी कोई भी एक ऑपरेंड यहाँ पे ट्रू और दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे फॉल्स हो, तब जाकर वो हमें क्या करेगा, वो रिजल्ट ट्रू करके देगा। यानी कि दोनों में से एक ऑपरेंड ट्रू होना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड कंपलसरी फॉल्स होना चाहिए। Thus result is false when both operands have the same boolean value। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर सेम होती है तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर यहाँ पे अलग अलग होती है तो रिजल्ट वो हमें ट्रू ला के देगा। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर है शॉर्ट सर्किटिंग ऑपरेटर्स। तो व्हेन यूजिंग द कंडीशनल एंड और ऑपरेटर्स, Java does not evaluate the second operator unless it is necessary to resolve the result। तो जब हम यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स में एंड या फिर और ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जावा के अंदर सेकंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती इन शॉर्ट सर्किटिंग ऑपरेटर में, स्पेशली जब भी हम यूज करें, क्योंकि हमें पता है एंड के अंदर दोनों कंडीशन राइट होगी तो हमारा रिजल्ट राइट मिलने वाला है और के अंदर भी सेम है, दोनों में से एक मिलेगी तो भी हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। यहाँ एग्जांपल में देखिए कैसे काम करेंगे। तो इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स इन केस ऑफ एंड देयर इज नो नीड टू इवैल्यूएट सेकंड ऑपरेंड। तो अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और एंड ऑपरेटर का यूज करते समय हमारा पहला ही ऑपरेंड वहां पे कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया यानी कि हमें वो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, तो हमें वहां पे दूसरा रिजल्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट रिजल्ट क्या मिलने वाला था, फॉल्स ही मिलने वाला है। क्योंकि एंड के अंदर दोनों ऑपरेंड्स वहां पे क्या होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी जाकर वो हमें रिजल्ट क्या मिलता था, ट्रू मिलेगा। मगर यहाँ पे पहले ऑपरेंड ही यहाँ पे गलत कर दिया यानी कि फॉल्स कर दिया तो दूसरा ऑपरेंड करने चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और उसका उल्टा और ऑपरेटर में आएगा कि सिमिलरली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू इन और कंडीशन ऑपरेटर देयर इज नो नीड टू इवैल्यूएट द सेकंड ऑपरेंड। तो अगर और ऑपरेंड के साथ हम कुछ भी काम कर रहे हैं और जो हमें पहला ही हमारा ऑपरेंड था वो हम वहां पे ट्रू वैल्यू दे रहा है तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक हमें ट्रू चाहिए और पहला ही हमें ट्रू मिल गया। तो दूसरा ऑपरेंड अगर ट्रू वैल्यू देता है या फिर फॉल्स वैल्यू देता है हमें वहां रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर दूसरा भी ऑपरेंड ट्रू देगा तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू ही आने वाला था और दूसरा ऑपरेंड अगर फॉल्स वैल्यू दे रहा है तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू ही आने वाला था। तो दैट्स व्हाई हमें वो जरूरत नहीं है कि हम दूसरा पार्ट भी जाकर चेक करें। Next है conditional operator। So the conditional operator in Java is a ternary operator using three operands. It uses two symbols and colon in the expressions to delimit three
ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स को अलग अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन सिंबल का यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे अलग अलग 3 ऑपरेंड्स देखने को मिलेंगे। इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, तो यहाँ पे उसकी सिंटेक्स दी गई है कि किस तरह का 3 ऑपरेंड्स हो गए। तो सबसे पहला है यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन, फिर क्वेश्चन मार्क से अलग ऑपरेंड को हमने बाइफरकेट कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन 1, फिर कॉलन सिंबल का यूज कर कर हम वापस से एक ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पे अलग अलग 3 ऑपरेंड को हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन सिंबल से हम यहाँ पे इवोल्यूट यानी कि बाइफरकेट कर रहे हैं। Here the first operand is Boolean expression and is evaluate first। तो हमारे यहाँ पे जो भी फर्स्ट ऑपरेंड होगा वो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि उसका रिजल्ट हमें वहां पे ट्रू या फॉल्स के अंदर मिलेगा और उसको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इवोल्यूट करना है। इफ इट्स ट्रू, यानी कि अगर हमारा बुलियन एक्सप्रेशन हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, तो वैल्यू ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड ऑपरेंड एक्सप्रेशन 1। तो जो भी उसकी जो वैल्यू आएगी, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होगी, वो पूरी वैल्यू एक्सप्रेशन 1 के अंदर वहां पे क्या करेगा, कंसीडर करेगा और एक्सप्रेशन 1 के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उसके थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को इवोल्यूट करेंगे। अदरवाइज इट इवोल्यूट्स टू द थर्ड ऑपरेंड यानी कि एक्सप्रेशन 2। यानी कि अगर हमें वो बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स मिल रही है तो हमें वहां पे इवोल्यूट करना है एक्सप्रेशन 2 और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू वहां पे एक्सप्रेशन 2 के अंदर जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट इतना समझना है कि बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो एक्सप्रेशन 1 को इवोल्यूट करो, तब जाके एक्सप्रेशन 2 को नहीं देखना है। और अगर बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स आ रही है तो एक्सप्रेशन 2 को फॉलो करना है, एक्सप्रेशन 1 को वहां पे स्किप करना है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू में देखें कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि नेक्स्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट में n मॉड्यूलोस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन मार्क और फिर नेक्स्ट ऑपरेंड यूज किया n डिवाइड बाई 2 और कॉलन के बाद यूज किया 3 इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक वेरिएबल का नाम लिया है और यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन दिया कि n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर नंबर ले और यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर वहां पे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें मैथ्स के रूल पता है कि अगर हम वहां पे इवन नंबर का कोई भी हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वहां पे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलने वाला था। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो उसी टाइम पे एन में हमने जो भी नंबर लिया होगा वो यहाँ पे एन में एक्सप्रेशन 1 के जो वैल्यू है वो वैल्यू के अंदर वो क्या होगा, इवोल्यूट होगा। यानी कि अगर हमने n की वैल्यू 8 ली होगी तो वहां पे एक्सप्रेशन 1 में भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। फिर वहां पे हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो हमें आंसर मिलेगा वहां पे 4। और अगर हम वहां पे बुलियन एक्सप्रेशन में n की वैल्यू ऑड नंबर में ले रहे हैं, यानी कि मैंने वहां पे 9 ले ली, तो 9 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें वहां पे रिमाइंडर में 0 नहीं मिलेगा, वहां पे एक बचेगा रिमाइंडर में। तो वहां पे एक्सप्रेशन नंबर 2 फॉलो करेंगे तो वहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू एन प्लस 1 की जगह पर 3 इंटू 9 प्लस 1। तो वहां पे आंसर मिलेगा हमें 28। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बुलियन एक्सप्रेशन को सबसे पहले इवोल्यूट करना है एंड देन आफ्टर उसके रिजल्ट के मुताबिक एक्सप्रेशन 1 या फिर एक्सप्रेशन 2 को बाद में हम यहाँ पे इवोल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। So in Java, an expressions containing assignment is equal to operators is generally referred to as an assignment statement. Once a variable has been declared, a value can be assigned to that variable by using the assignment operators. तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करानी हो तो हम यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू का यूज कर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानेंगे। In Java, one of the ways to get data into a variable is with an assignment statement. तो Java के अंदर हम कोई भी वेरिएबल के अंदर अगर डेटा स्टोर कराना हो या फिर डेटा को वो वैल्यू देनी हो तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। An assignment statement takes the form variable is equal to expressions. तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम और जो भी expressions या फिर डायरेक्ट वैल्यू जो भी देनी हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो और एक्सप्रेशन को इवोल्यूशन करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यू वेरिएबल को देनी हो तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। Where expression represent anything that refers to or computes a data value, and when an assignment statement is executed, if first evaluate the expressions on right side of is equal to sign
and then put the resulting data value into the variable on left side of the is equal to sign। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को जो is equal to के राइट साइड पे है उसको वहां पे क्या करना है, इवोल्यूट करना है, और इवोल्यूट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी उसको यहाँ पे वेरिएबल में असाइन करना है जो आपके is equal to के लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट रेट इज इक्वल टू 10.02 एफ, यानी कि यहाँ पे रेट की एक वैल्यू दे दी 10.02 एफ। नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जावा ऑल्सो सपोर्ट शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ असाइनमेंट, इट सेव्स द टाइपिंग टाइम। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड के अंदर जो भी ऑपरेटर्स है वो हमारा टाइपिंग का टाइम बचाएगा। इट टेक्स द फॉर्म वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम, फिर जो भी ऑपरेटर यूज करना हो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड इज इक्वल टू के बाद जो भी एक्सप्रेशन का हमें यूज करना है वो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। It affects the same as variable is equal to variable, operator and expressions। तो यहाँ पे एक इसी तरह से काम करेगा कि जैसे कि एक वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम फिर ऑपरेटर एंड देन एक्सप्रेशंस। तो वैसा ही इफेक्ट हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स में हम कर सकते हैं। Here the operators would be a binary operators using two operands। तो यहाँ पे दो operands हो सकते हैं यहाँ पे। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर। तो एग्जांपल देखें तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि a प्लस इज इक्वल टू b एंड q एंड इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे हम ऐसा ही कह सकते हैं कि हियर a प्लस b इज सेम एज a इज इक्वल टू a प्लस b, while expression q and is equal to p is same as expression q is equal to q and p। तो हमें यहाँ पे दो बार वेरिएबल के नाम जो हमें लिखने पड़ते थे वो नाम लिखने से हमें वो बचाएगा, यानी कि उतना टाइपिंग का टाइम हमारा बच जाएगा, और हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप कास्ट। तो इन सम केसेस द प्रोग्रामर मे वांट टू फोर्स अ कन्वर्जेशंस दैट वुडंट बी डन ऑटोमेटिकली। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोग्रामर को वहां पे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्जन करना पड़ता है क्योंकि वो अपने आप नहीं होता। फॉर दिस अ टाइप कास्ट कैन बी यूज। तो जो अपने आप कन्वर्जन नहीं होता उसके लिए हम यहाँ पे टाइप कास्ट का यूज करेंगे। A typecast is indicated by putting a type name in parentheses before the value we want to convert। तो यहाँ पे जिस वैल्यू को वहां पे कन्वर्ट करनी है तो उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो वहां पे वो कन्वर्ट उसी डेटा टाइप के अंदर वो हो जाएगी। Thus it takes a form डेटा टाइप और एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखें तो इंटीजर a एंड शॉर्ट b। तो हमें यहाँ पे उसको कन्वर्जन करना है, टाइपकास्ट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइपकास्ट का यूज किया और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने शॉर्ट लिखा और बाजू में वेरिएबल का नाम दे दिया, तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट डेटा टाइप में। तो हियर वेरिएबल a इज एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड यूजिंग द टाइपकास्ट टू a वैल्यू ऑफ अ टाइप शॉर्ट। तो यहाँ पे उसी डेटा टाइप के अंदर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी थ्रू दी हेल्प ऑफ टाइपकास्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ जावा ऑपरेटर्स। तो जावा has well defined rules for specifying the order in which the operators in an expressions are evaluated when the expression has several operators। तो यहाँ पे अगर ज्यादा ऑपरेटर्स का यूज करके हमने बड़ा सा एक्सप्रेशन अगर क्रिएट किया है तो हमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर्स वहां पे फॉलो करना है या फिर कौन से ऑपरेटर्स से हमें इवोल्यूशन करना स्टार्ट करना है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसको हम यहाँ पे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के द्वारा हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। एंड द ऑपरेटर्स आर इवोल्यूटेड एज पर देयर प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस। तो जो भी ऑपरेटर्स है तो उसकी प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस के बारे में हम उसको वन बाय वन उसको इवोल्यूट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंस ऑर्डर। व्हेन टू ऑपरेटर्स आर having different priority then an operator with the higher precedence is operated first। तो अगर हमने हमारे एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स का हमने यूज किया है तो जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होगी वो सबसे पहले इवोल्यूट होगा, एंड देन आफ्टर उसके बाद वाली प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर वहां पे हम उसको इवोल्यूट करते जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो फॉर एग्जांपल इन एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी, तो यहाँ पे ऑपरेटर को इवोल्यूशन कैसे करें, तो सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन द एडिशन, सो b into c is evaluated first and then the result is added to the a। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है, यानी कि वो यहाँ पे हायर प्रेसिडेंस है उसका। तो यहाँ पे सबसे पहला b into c को हम यहाँ पे इवोल्यूट करेंगे, देन आफ्टर उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे a के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
Precedence rules can be overridden by explicit parentheses, so instead of creating confusion, use of parentheses would be done freely. तो अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करके भी आप यहाँ पे वो प्रेसिडेंस को बाइफरकेट कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी टाइप का यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यानी कि आप अगर आपको ऐसा करना है कि a प्लस बी का पहले वो ऑपरेटर्स को इवोल्यूट करना है, तो ए एन ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिख दो, तो जो भी इवोल्यूशन होगा तो सबसे पहले वहां पे ए प्लस बी का हो जाएगा, एंड देन आफ्टर जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन सी का हो जाएगा। तो पैरेंथेसिस के थ्रू भी आप यहाँ पे उसको हायर प्रेसिडेंस को भी अवॉइड करा सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएटिविटी। तो when two operators with the same precedence appear in the expressions, the expression is evaluated according to their associativity. अगर दो ही सेम ऑपरेटर्स और सेम ऑपरेटर्स अगर हमारे एक्सप्रेशन के अंदर हमने यूज किया है तो उसकी एसोसिएटिविटी के थ्रू हम उसको यहाँ पे इवोल्यूट कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन विच ऑपरेटर्स आर परफॉर्म। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी का जो भी डायरेक्शन होगा, मोस्टली डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, जिस तरह का डायरेक्शन कुछ होगा कि जिस डायरेक्शन में हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केस एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सारे ऑपरेटर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द एसोसिएटिविटीज यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ही होगी, यानी कि वो एक्सप्रेशन यहाँ से लेफ्ट साइड के इवोल्यूट होते होता राइट साइड पे जाएगा। फॉर द यूनरी ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे सिर्फ यूनरी ऑपरेटर्स जो बचेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है उसके अंदर ही यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी उसको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसी की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जो भी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स का यूज किया है तो हम वैसे ही हम यहाँ पे उसको इवोल्यूट करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इन जनरल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली वन बाय वन। समटाइम्स प्रोग्राम लॉजिक नीड्स टू चेंज द फ्लो ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा होगा कि प्रोग्राम्स को यहाँ पे जो भी फ्लो चल रहा है वो फ्लो को हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी और सीक्वेंस से थोड़ा हमें चेंज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दिस स्टेटमेंट दैट इनेबल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस आर कंसीडर एज कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जो भी हमारे प्रोग्राम का जो भी फ्लो है एग्जीक्यूशन का, वो फ्लो को अगर चेंज करता है उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। And these are two types of control structure. First one is loop and the second one is branches. तो हमें यहाँ पे दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक पहला loop and the second one is branches. Loops are used to repeat a sequence of statement over and over until some condition occurs. तो loop का हम यूज तभी करेंगे जब हमें वो सेंटेंस या फिर वो वैल्यू को वहां पे रिपीट कराना हो, तो वो रिपीट एंड रिपीट होता ही जाएगा जब तक वो कंडीशन के मुताबिक वहां पे वो रॉन्ग नहीं होता। यानी कि पर्टिकुलर कंडीशन जब तक फॉलो होती जाएगी तब तक वो लूप वन बाय वन वहां पे वो चलता ही जाएगा और सेम स्टेटमेंट वहां पे रिपीट होता जाएगा। अदरवाइज जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट जो रिपीटेशन होता था वो बंद हो जाएगा। Branches are used to choose among two or more possible courses of action, so also called selective structure. तो यहाँ पे ब्रांचेस में हम जो भी यूज करेंगे यहाँ पे हमें एक या फिर एक से ज्यादा पॉसिबल कोर्सेज मिलने के चांसेस है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से हमें यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रांचेस को सिलेक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में से हमें यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इन जावा control structures that are used to determine the normal flow of control in a program are if statement, switch statement, while loop, do while loop and for loop. तो यहाँ पे जावा के अंदर जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो हमारे नॉर्मल फ्लो को प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल करते हैं, तो वो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू, while loop, do while loop and for loop के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। Each of these structure is considered to be a single statement and it may be a block statement. तो ये सारे जो भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर वो उसका हम ब्लॉक बना के भी हम उसको यूज करना हो तो हम उसको ब्लॉक वाइज भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक। द ब्लॉक स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट enclosed between a pair of braces, यानी कि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। The format of a block is opening curly bracket, statement and the closing curly bracket. यानी कि दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे
तो पर्टिकुलरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हो वो सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन टाइप ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस एज फॉलो। हम ब्लॉक का अलग अलग पर्पस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला देखें तो टू ग्रुप अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट into a unit that is to be treated as a single statement usually in a control structure। तो जो हमें वहां पे रिपीटेशन करना है स्टेटमेंट को, तो हम वहां पे सिंगल स्टेटमेंट के अंदर उसको डिक्लेयर कर कर उसको यहाँ पे रिपीटेशन मोड के अंदर भी हम यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर हम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लॉजिकली यूज करना हो तो भी हम यहाँ पे ब्लॉक का यूज करके लॉजिकली पर्पस के स्टेटमेंट में हम यूज कर सकते हैं। एंड टू क्रिएट अ वेरिएबल विद अ लोकल स्कोप फॉर अ स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक। तो ब्लॉक के अंदर जो भी हम वेरिएबल है तो वेरिएबल का वो ब्लॉक के अंदर ही उसका यूज हो जाए, वैसा अगर हमें क्रिएट करना तो भी हम यहाँ पे ब्लॉक में उसका यूज कर सकते हैं। यानी कि एक यूनिवर्सल वेरिएबल होगा जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। एंड एक सिंपल एक वेरिएबल होगा जो पर्टिकुलर विद इन अ ब्लॉक के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ही उसका यूज होगा। फिर आउटसाइड द प्रोग्राम यानी कि आउटसाइड द ब्लॉक हम उस वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। तो वैसा वाला वेरिएबल भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करा सकते हैं। वो प्रैक्टिकल के थ्रू हम वहां पे देखेंगे कि ब्लॉक में कैसे यूज होता है। When we declare variable inside a block, they are local in that block and such variable will cease to exist after the block। तो हम जो भी वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल के नाम से जानेंगे, और वो ब्लॉक जब खत्म हो जाएगा यानी कि उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो वेरिएबल वहां से एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी कि उसके मेमोरी भी वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। A variable declared inside a block is completely inaccessible and invisible from outside the block। तो जो भी ब्लॉक के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसका हम ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते, और उसको हम वहां पे देख भी नहीं सकते और उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो उसके लिमिटेशंस खाली विद इन दी ब्लॉक ही रहेगी, ब्लॉक के बाहर आप उसका कोई भी यूज नहीं कर सकते। When the variable declaration statement is executed, memory is allocated to hold the value of the variable। तो जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल को वो मेमोरी पर्टिकुलर जो भी डेटा टाइप होगी उसके मुताबिक वहां पे वो उसकी मेमोरी तो उसको मिल जाएगी। मगर when the block end, that memory is released and is made available for reuse। मगर जब वो ब्लॉक एंड हो जाएगा तब वो पर्टिकुलर वेरिएबल की मेमोरी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और उसको पर्टिकुलर वही मेमोरी को अगर हमें किसी और जगह पर रीयूज करना हो तो हम उसको वहीं पे रीयूज भी कर सकते हैं। द वेरिएबल इज सेड टू बी अ लोकल टू दी ब्लॉक। तो उस टाइप के वेरिएबल को हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल कह सकते हैं जो विद इन अ ब्लॉक यानी कि ब्लॉक के अंदर जो डिक्लेयर हुए हैं उसको। दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट कॉल्ड द स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो इसको हम यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबल के नाम से भी कह सकते हैं। द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच दैट वेरिएबल इज वैलिड। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर एक सिंपल उसका पार्ट के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली ब्लॉक के थ्रू ही वो क्या रहेगा, वेरिएबल वैलिड रहेगा। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ ब्लॉक इज लिमिटेड टू दैट ब्लॉक ओनली। और उसका एग्जिस्टेंस बस उतने ही ब्लॉक के सीमित ही रहेगा, आउटसाइड द ब्लॉक उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। When the programmer tries to declare a variable with the same name as of the variable in scope, there will be an error। और अगर किसी भी प्रोग्रामर ने उसी नाम का वेरिएबल हमने आउटसाइड कहीं भी जगह भी उसको यूज किया होगा तो वहां पे वो क्या बनेगा, हमें वेरिएबल नाम की वहां पे एक एरर दिखाई देगी, यानी कि वहां पे हमें एक एरर दिखाई देगा कि ये वेरिएबल हम आउटसाइड द ब्लॉक हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग वो रहेगा, जो भी एरर्स हमें दिखाई देगी तो उसका मीनिंग यही होगा कि हम सेम नाम के दो वेरिएबल्स अलग अलग जगह पर यूज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इफ स्टेटमेंट। तो द इफ स्टेटमेंट व्हेन यूज्ड इन अ प्रोग्राम enables to take one of the two alternative courses of actions depending on whether the value of a given boolean value expression is true or false। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट अंदर दिया होगा तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज के मुताबिक हमें आंसर मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन अवर बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में जो लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे इवोल्यूट होगा।
It is an example of a branching or decision or selective control structure. The form of if statement is as follow: if ब्रैकेट में बुलियन एक्सप्रेशंस कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट वन कर्ली ब्रैकेट ओवर एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट टू कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो अगर बुलियन एक्सप्रेशंस हमारा ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज स्टेटमेंट टू यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। When if statement is executed, it first evaluates the boolean expressions, and if its value is true, it executes statement one, otherwise it executes a block of statements written after the keyword else। तो यहाँ पे अगर बुलियन एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स के बाद हमने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट इन इफ स्टेटमेंट इज यूजुअली अ ब्लॉक स्टेटमेंट। It may be any single statement, but it is advisable to use block to make it easy to insert other statement later। तो हमें यहाँ पे जो भी कुछ ब्लॉक के अंदर लिखना ही है, क्योंकि हम अगर ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो पर्टिकुलर कौन से पार्ट के अंदर हमें चीज ऐड करनी है तो वो हमें इजीली पता चल जाए। डेट्स वाई हमें जो भी स्टेटमेंट हम लिखे वो स्टेटमेंट हम पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही लिखे, यानी कि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही हम लिखे। देन आफ्टर अभी किसी को पी स्टेटमेंट वन यानी कि इफ के बाद के पार्ट में ऐड करना है या फिर एल्स पार्ट में ऐड करना है तो हम वहां पे आसानी से कर सके। दैट्स व्हाई व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अनदर इफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर हमने इफ स्टेटमेंट को किसी और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने यूज किया होगा तो उसको हम यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के नाम से जानेंगे। Next point is switch statement. The switch statement is used when there are many alternative actions to be taken depending upon the values of a variable or expressions। तो यहाँ पे वैल्यू और एक्सप्रेशंस के मुताबिक यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन में से आपको वहां पे कोई भी पर्टिकुलर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। Here the result of the test expression must be of the type taking discrete वैल्यू। तो यहाँ पे आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पर्टिकुलर आपकी जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन होगी उसके मुताबिक आपको यहाँ पे वो रिजल्ट फॉलो अप कर सकते हो। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे देखें कि द फॉर्म ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज एज शोन बिलो। तो स्विच और एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पे जो अगर एक्सप्रेशंस ट्रू होता है देन आफ्टर वो हमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देखें तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है केस कांस्टेंट वन और उसके अंदर यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, फिर ब्रेक, फिर केस कांस्टेंट टू स्टेटमेंट टू ब्रेक। फिर ऐसे आपको आप बढ़ाते जाओ, जितने केस ऐड करना चाहो उतने कर सकते हो। तो अप टू केस कांस्टेंट एंड स्टेटमेंट एंड ब्रेक, और सबसे लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड वन। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे सकते हो, यानी कि आपने यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हैं और अगर यूजर्स वहां पे 5 नंबर सिलेक्ट करता है तो वहां पे एरर दिखाई दे कि भाई नंबर इज इनवैलिड। दैट्स व्हाई हम वहां पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर हम कोई भी एरर मैसेज वहां पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि अगर यूजर बाई चांस गलत ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो वहां पे उसको मैसेज इंडिकेट हो जाए कि द चॉइस इज रॉन्ग। In the if statement, the test expression should be of the type byte, char, short or integer. It can also be of enum data type। तो यहाँ पे जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन जो सबसे पहले लाइन में था स्विच स्टेटमेंट के साथ, तो यहाँ पे वो डेटा टाइप बाइट हो सकती है या फिर कैर, शॉर्ट या फिर इंटीजर डेटा टाइप भी हो सकती है, या फिर वो इनम डेटा टाइप भी यहाँ पे हो सकती है। When executing switch statement, the value of the test expression is compared with each of the case values in turn from case 1 onwards। तो यहाँ पे जब भी स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी तो जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन होगा वो टेस्ट एक्सप्रेशन को सारे केस 1 केस 2 केस 3 जितने भी हमने वहां पे केस लिखे होंगे सबके साथ वो वैल्यू क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा। इफ अ मैच इज फाउंड द रिस्पेक्टिव केस स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। अगर वहां पे वो वैल्यू मैच हो गई तो जो भी केस के साथ वो वैल्यू मैच हो गई उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो वहां पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ नो मैच इज फाउंड द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई वहां पे केस मैच नहीं हो रहा तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस के अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। Next, the default is optional. So if there is no match in any of the cases and the default doesn't exist, the switch statement completes without doing anything। यहाँ पे जो डिफॉल्ट केस है वो यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज है, आप लिखो ना लिखो चलेगा, मगर अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऑप्शंस वहां केस के साथ मैच नहीं हो रहा
और डिफॉल्ट केस भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं है, तो स्विच स्टेटमेंट वहां पे कुछ भी किए बिना अपने आप वहां से क्या हो जाएगा, क्लोज आ जाएगा, यानी कि कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखाई देगा और अपने आप वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। Note that break statement used after each case is not mandatory. Use of break statement is to break the switch statement, that is to jump at the first statement after the end of the switch. तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का हम जनरली यूज ऐसे ही करेंगे कि अगर हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर केस मैच हो जाता है, तो वो केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्विच स्टेटमेंट से सीधा बाहर आ जाए, यानी कि सीधा वो जंप करे और स्विच स्टेटमेंट के बाद जो भी प्रोग्राम या फिर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो वो वहां पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे। डेट्स वाई हम यहाँ पे हर एक केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जावा सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स, for, while and do while. In for and while loop, the test expression is evaluated first and the statement in the loop are executed if condition is true. तो यहाँ पे हम देखें तो for and while loop के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन जो भी होगा यहाँ पे सबसे पहला वो इवोल्यूट होगा, एंड जो वो अगर हमें वो ट्रू मिलेगा और कंडीशन हमें ट्रू मिली तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे वो वहां पे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। These loops are entry control और pre-test loop construct। तो हम इसको entry control loop के नाम से जानेंगे या फिर हम pre-test loop के नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन जो होगा बुलियन एक्सप्रेशन अगर वो ट्रू होता है तब जाकर हमें नेक्स्ट उसके पार्ट में एंट्री मिलती है। डेट्स वाई हम इसको यहाँ पे एंट्री कंट्रोल के नाम से जानेंगे। हियर इट इज पॉसिबल दैट स्टेटमेंट इन अ लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। तो अगर हमारा वो टेस्ट एक्सप्रेशन ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, वहां पे अगर हमें वैल्यू फॉल्स मिल जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर जो ब्लॉक स्टेटमेंट में जो वैल्यूज लिखी है या फिर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना भी हो पाए, क्योंकि अगर फॉल्स है तो ब्लॉक के अंदर रहा हुआ कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। When number of iterators are predetermined, usually for loop is used। हमें पता है कि हमें जो भी रिपीटेशन करना है या फिर जो भी हमें लूप चलानी हो तो वो कितने तक जाना है वो एक फिक्स नंबर है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इन दिस लूप ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर ऑप्शनल। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे ऑप्शनल रहेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इनिशियलाइजर, सेकंड एक्सप्रेशन इज कंडीशन एंड द थर्ड एक्सप्रेशन इज एन iterator। Thus, for is valid but requires some control statement to break the loop। for loop से बाहर आने के लिए आप यहाँ पे control statement break का भी आपको यूज यहाँ पे कर सकते हो। If break statement is not executed, it will result in infinite loop। अगर हमने वहां पे शायद break statement का यूज ना किया हो और गलती से हमने कंडीशन कुछ ऐसी रख दी हो तो ये रिजल्ट यहाँ पे for loop का infinite loop के अंदर वो जा सकता है। In do while loop, it evaluates the test expression after executing this statement in a loop. It repeats the loop if the test condition is true। तो अगर यहाँ पे do while loop में भी टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू होगा तब जाकर वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और उस लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे वो वहां पे एग्जीक्यूट होंगे। Thus, do while loop is exit control or post test loop construct। Here, statement of loop are executed at least once। तो यहाँ पे जो भी चेकिंग होगी वो यहाँ पे लास्ट में हो रही है, डेट इज जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन आफ्टर वो वैलिड स्टेटमेंट है या फिर वो वैलिड कंडीशन है या नहीं वो बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट उसके बाद वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको हम यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप से नाम से जानते हैं, क्योंकि सब कुछ हो जाने के बाद वो क्या करता है, चेकिंग करेगा। डेट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट होने के टाइम पे वो चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तब जाकर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो वहां पे पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो वहां पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि डू व्हाइल लूप के अंदर आपका स्टेटमेंट एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा ही, भले हमारी स्क्रीन के ऊपर ना दिखाई दे मगर इन प्रोसेस के टाइम पे वो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो वो हमें डिस्प्ले मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, अगर फॉल्स है तो फिर वो वहां से ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट प्रोग्राम का कोड जो भी होगा वो कंटिन्यू होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट।
तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड स्विच और लूप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम यहाँ पे जो भी हमारा फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। When break is used in a switch structure, it skip all the following statement and control is transferred at the first statement after the end of the switch statement. तो यहाँ पे हमने स्विच स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है तो वो क्या करेगा कि स्विच स्ट्रक्चर के अंदर हमने जितने भी केस लिखे होंगे वो सारे केस को वो क्या करेगा, ब्रेक अवॉइड करेगा। एंड देन आफ्टर स्विच स्टेटमेंट के बाद वाला जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर केस 1 के बाद हमने वहां पे ब्रेक का यूज किया और हमने केस 2, केस 3, 4, 5, 6 लिखे हैं, तो वो 2, 3, 4, 5, 6 एग्जीक्यूट या फिर वो प्रोसेस पे नहीं जाएगा, वो फर्स्ट के बाद सीधा ब्रेक करके सेकंड केस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वाली लाइन सारी स्किप करके डिफॉल्ट केस के बाद हमने जो भी कुछ लिखा होगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि बाकी का जो भी फ्लो होगा वो फ्लो यहाँ पे क्या करेगा, सीधा स्किप करके डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा स्विच केस के बाद। इन अ लूप ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट द लूप। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम पर्टिकुलर कोई भी लूप से बाहर निकलने के लिए करते हैं। When break is executed in a loop, all the following statement in a body of the loop are skipped and no further iteration take place। और हमने यहाँ पे लूप के अंदर यूज किया होगा तो जो भी लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे स्किप हो जाएंगे और कोई भी इटरेशन यानी कि रिपीटेशन कोई भी नहीं होगा, सीधा वहां से डायरेक्टली लूप से बाहर यानी कि प्रोग्राम बंद हो जाएगा। द कंट्रोल इज ट्रांसफर एट द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द लूप स्ट्रक्चर। ब्रेक जंप्स आउटसाइड द नियरेस्ट लूप कंटेनिंग दिस स्टेटमेंट। और जो भी ब्रेक स्टेटमेंट होगा वो उसके बाद जो भी नेक्स्ट उसकी यानी कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद जो भी पहला सेंटेंस होगा वहां पे वो क्या हो जाएगा, सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा। यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। तो हमें पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट को यहाँ पे स्किप कराना हो तो स्किप कराने के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। तो उतना पोर्शन स्किप होकर बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वहां से हम आगे कंटिन्यू यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का और चैप्टर नंबर 7 का लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक कि लेबल लूप एंड लेबल ब्रेक। तो व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ नेस्टेड लूप, ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप एंड ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड द लूप। तो अगर हम यहाँ पे अगर नेस्टेड लूप का हम यूज कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट से उसको हमें ब्रेक करना है, तो जो भी लूप होगी वो लूप को सीधा वहां पे ब्रेक कर कर उसका जो भी कंट्रोल होगा वो सीधा लूप के बाहर वो क्या करेगा, सीधा ट्रांसफर करेगा। एंड सिमिलरली कंटिन्यू ऑल्सो रिस्टार्ट द एंड क्लोजिंग लूप। तो कंटिन्यू क्या करेगा, जहां से हमने स्टॉप किया था वहीं से वो आगे कंटिन्यू करना हो तो हम वहां से वो कंटिन्यू कीवर्ड से हम करा सकते हैं। इफ द प्रोग्रामर वांट्स टू कंट्रोल which loop to break and which loop to reiterate, label loop can be used। अगर प्रोग्रामर को वहां पे वो कंट्रोल करना है कि यहाँ पे हम कौन सी लूप को यहाँ पे ब्रेक कर सके और कौन सी लूप को यहाँ पे वापस से रीइटरेट यानी कि वापस से हम चला सके, तो वो अगर हमें कराना हो तो हम यहाँ पे लेबल लूप का यूज करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टू यूज अ लेबल लूप, एड द लेबल फॉलोड बाय द कॉलन बिफोर द लूप। तो यहाँ पे अगर लेबल लूप का यूज करना है तो लूप के आगे हमें कॉलन सिंबल का यूज करना है। देन एड द नेम ऑफ द लेबल आफ्टर द कीवर्ड ब्रेक और कंटिन्यू टू ट्रांसफर कंट्रोल एल्सवेयर अदर देन एनक्लोजिंग लूप। तो कॉलन सिंबल का यूज करने के बाद आपको वहां पे क्या करना है, उस पर्टिकुलर लेबल का एक नाम दे देने का है और जहां पे भी आपको उसका यूज कराना हो तो पर्टिकुलर उसी नाम से आप वहां पे लूप के अंदर यूज कर सकते हो। तो आप वहां पे लूप के अंदर पूरा कंट्रोल आप वहां पे ले सकते हो। तो आई होप कि चैप्टर नंबर 7 के दोनों पार्ट्स के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई तो दोनों पार्ट में आपको वो इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो हम उसको सॉल्व भी वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड thank you all।